नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। दोस्तों, हाल ही में अभी राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं और राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए बहुत लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस जटिल प्रक्रिया को मैं आसान भाषा में आप सभी को बता सकूं। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया और किस तरह से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के ज्ञान की तरफ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके परीक्षा रिलेटेड और जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनके सामान्य ज्ञान से संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने ज्ञान की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति को विश्व ज्ञान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुकी हैं, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से था, जिनसे उन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त की है। राष्ट्रपति के पद की जानकारी। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 52 के तहत आता है। किसके तहत? अनुच्छेद 52 के तहत आता है। अनुच्छेद 52 के तहत ही राष्ट्रपति के पद की जानकारी मिलती है। और अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। साथ ही साथ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी अनुच्छेद 53 में ही बताया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पर होता है या किस प्रणाली द्वारा कराया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली पर कराया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली पर कराया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है। इसकी सारी घोषणा इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही करती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनको पद और गोपनीयता की शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव संपन्न होने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं राष्ट्रपति के कुछ और चीज़ों के बारे में। राष्ट्रपति जो है वो सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। भारत के प्रथम नागरिक और भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। साथ ही साथ वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई स्थान से संबंध रखते हैं। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने थे। देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। और अभी भारत की पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चयनित किया गया है, निर्वाचित किया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी योग्यता। तो राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ योग्यताएं भी जरूरी हैं। आइए देखते हैं इन योग्यताओं को। तो पहली योग्यता है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। यानी राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी योग्यता है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में है, 58 में है। अनुच्छेद 58 यानी कि 58 में है। उम्मीदवार का पहला इसमें है कि उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है।
यानी कोई भारत का नागरिक ही क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वर्ष 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। चाहे आप राष्ट्रपति बन रहे हो या उपराष्ट्रपति बन रहे हो, आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, मतलब वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य होना ज़रूरी है। इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे वो दिवालिया ना हो। क्या ना हो? दिवालिया ना हो। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। देखिए, लाभ का पद का अर्थ होता है वो किसी भी सरकारी संस्थान वगैरह में नौकरी न कर रहा हो, लेकिन अगर वो किसी और संस्था के अध्यक्ष के रूप में, जैसे कि किसी सांसद, विधायक या फिर किसी और रूप में कार्य कर रहा हो, तो इसे लाभ का पद नहीं कहा जाता। लाभ का पद का अर्थ सीधा सीधा होता है कि वो किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। वो किसी भी राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में या केंद्र में वो सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। निर्वाचक मंडल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर इस स्लाइड में मिलेगी। तो एक बात आप जान लें कि राष्ट्रपति को हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। राष्ट्रपति को हम लोग किस रूप में चुनते हैं? तो अप्रत्यक्ष रूप में चुनते हैं। कैसे? तो हम चुनते हैं अपने राज्य के सांसद को और अपने ही राज्य के विधायक को। ये दोनों मिलकर चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ये दोनों मिलकर चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को। कैसे? तो हमने चुना अपने विधायकों को, ठीक है, और हमने चुना अपने सांसदों को। अब ये सांसद दो रूप में होते हैं, या तो वो लोकसभा के होंगे या तो राज्यसभा के होंगे। लेकिन जो विधानसभा के सदस्य हैं वो केवल जो विधानसभा के सदस्य हैं यही राज्य में केवल माने जाते हैं। विधान परिषद भी एक होता है राज्य में जिसे मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि ये फिलहाल 6 ही राज्य में है और उसमें से भी एक राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने की घोषणा कर दिया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को खत्म करने की घोषणा कर दी गई है, इसलिए विधान परिषद को इसमें नहीं गिना जाता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आ गए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। एक बात पे गौर कीजिएगा, इन तीनों के चयनित सदस्य मतलब निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में आपको पता है कि 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। हर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ठीक है, और लोकसभा में भी कितने एंग्लो इंडियन? तो 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत किया जाता है। तो खैर अभी तो ये एंग्लो इंडियन का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया है फिलहाल। तो फिलहाल बच गए राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो वह है राज्यसभा के चयनित सदस्य या निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं, बात करते हैं वोट वैल्यू की। देखिए भारत में जो वोट वैल्यू की गिनती की जाती है वो गिनती की जाती है वो 1971 की जनगणना, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? तो वर्ष 1971 की जनगणना पे आधारित है। यानी यहाँ पर जो सीटों पर सीट पर जो वोट वैल्यू है वो 1971 की जनसंख्या पर आधारित होती है। अब देखिए कैसे। तो पहले बात करते हैं विधायकों के वोट वैल्यू की। तो ये जो वोट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये वोट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये आपके सामने है। राज्य या यूटी के कुल आबादी बट्टा विधानसभा के चुने गए कुल सदस्यों की संख्या, मतलब उस राज्य के या उस केंद्र शासित प्रदेश में कुल सीट जो हैं वो गुणा 1/1000, मतलब 1000 से इसको भाग कर दें। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए
बिहार का वर्ष 1971 में जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 5635339। ये आपकी जनसंख्या थी बिहार की, लगभग 5,63,53,369। ये थी आपकी 1971 में बिहार की जनसंख्या। और बिहार में जो कुल सीट है, कुल विधानसभा की जो सीट है वो है 243। कितनी है? 243। तो इसको जब आप इससे भाग कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 231.9 समथिंग। ठीक है, तो इसको राउंड, नज़दीकी नंबर के राउंड फिगर में कर दिया जाता है, तो इसको हम ले सकते हैं 232। कितना ले लेंगे? 232। अब देखिए ये एक विधायक का वोट वैल्यू है, तो एक विधायक का वोट वैल्यू कितना हो गया? 232। यानी 243 विधायकों का वोट वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको गुणा कर देंगे 243 से। कितने से? 243 से। तो ये आ जाता है लगभग 56,376। तो पूरे बिहार से जो आपके राष्ट्रपति में वोट वैल्यू है वो है आपका 56,376 वोट। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा वोट वैल्यू। तो वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सभी राज्यों की कुल आबादी, माफ़ कीजिएगा, संबंधित राज्य की कुल आबादी बटा उस राज्य की टोटल विधानसभा की सीटें को भाग करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे राउंड फिगर करने के बाद 1000 से उसे भाग कर दिया जाता है। देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको मिल गया कि उस राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए उस राज्य का 1 लाख हो, जनसंख्या 1 लाख, और वहाँ विधानसभा की सीट हो 100, तो इसको भाग करने पे और इसको कुल संख्या को इससे भाग कर देने पे 1000 से भाग करने पे आपका आएगा 1000 बटा 1000। तो वहाँ पर एक विधायक की जो वोट वैल्यू हो गई कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। और अगर हम इससे वहाँ पे 100 थी तो उस पूरे राज्य के वोट वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। यानी 1 गुने 100 यानी 100। कुल कितना हो गया? 100। अब ध्यान से इस लाइन को पढ़ेंगे। अभी देश में जो कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या है वो है 4033। तो इस प्रकार से कुल निर्वाचित विधायकों की वोट वैल्यू है 5,43,231। ये इंपॉर्टेंट है। यानी पूरे भारत में जो विधायकों का वोट वैल्यू है पूरे भारत में वो 5,43,231। ये सभी राज्य के अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के अलग अलग होते हैं। सबसे अधिक यूपी के हैं, सबसे अधिक यूपी का वोट वैल्यू है, और उसके बाद सबसे कम जो वोट वैल्यू है वो है आपका सिक्किम का। ठीक है, तो अभी कुल मिला के वोटर विधायकों की संख्या कितनी हो गई? तो भारत में विधायकों की कुल संख्या है 4033। विधायकों की कुल संख्या कितनी है? 4033। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सांसदों के वोट वैल्यू की। तो आपको पता है कि संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में कुल सीट कितनी हो गई? तो आप गिन सकते हैं कि लोकसभा में 243, लोकसभा में 243, माफ़ कीजिएगा 543। ठीक है, 543। ठीक है, 543। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 245 जो है वो राज्यसभा का सीट है, लेकिन उसमें से 12 क्या है? मनोनीत है। तो उन 12 को हटाने के बाद बचता है आपका 233, और इनको जोड़ने पे आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 776। तो एक बात बता दें, इन 776 सांसदों का जो वोट वैल्यू है वो बराबर होता है 5,43,231, यानी कि विधायकों के कुल वोट वैल्यू के बराबर, विधायकों के कुल वोट वैल्यू के बराबर। तो यदि जब सांसद का वोट वैल्यू निकाला जाता है तो इस पूरी संख्या को भाग दे दिया जाता है 776 से, जहाँ यहाँ पर ऐसा किया गया है। तो कुल मिला के जो आपका आता है वो आता है 700। कितना आता है? 700। यानी एक सांसद का वोट वैल्यू कितना हो गया? 700। और सभी राज्यों का जो वोट वैल्यू है ना वो अलग अलग होता है। सभी राज्यों का जो वोट वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सभी सांसदों का जो वोट वैल्यू है वो कितना है? 700 है। अभी मैंने बताया जैसे कि यूपी का सब वोट वैल्यू सबसे अधिक है और सिक्किम का सबसे कम है। ठीक है, यूपी का सबसे कम है। बढ़ते हैं आगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, कुल मिला के जो बात है वो आपके सामने है। तो निर्वाचित विधायकों के वोट की कुल वैल्यू, ये निर्वाचित विधायकों के वोट की कुल वैल्यू दी गई है आपके।
ठीक। और निर्वाचित विधायक कितने हैं, तो 4033। और ये रही निर्वाचित सांसदों की संख्या जो है 776 और उनकी वोट वैल्यू है 5,43,200। तो कुल मिला के जो इलेक्टर्स हो गए यानी कि आपके वोट डालने वाले लोग हो गए वो हो गए आपके 4,809। इस संख्या को याद कर लीजिए 4,809। और 4,809 मंत्रियों के, है ना, 4,809 मंत्रियों का जो कुल वोट वैल्यू हुआ वो हुआ 10,86,431। ठीक है। और जीत के लिए कितने चाहिए थे, तो 5,43,216। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वोट वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये था आपके राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो आपके सामने थी। एक बात और, राष्ट्रपति जो है वो आपके भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।